गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। जो भी बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जो भी आपको सिखाया जा रहा है इसमें कि हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पे बात कर रहे हैं, जिसको कि रासायनिक संयोग के नियम कहा जाता है, जिसमें कि हमने आप लोगों को द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था। उसमें हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस भी दिए थे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा कि अगर पता चले कि आपसे कह दिया कि 4 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और उसकी मात्रा, उसके बाद H2SO4 की मात्रा नहीं दी गई, फिर आगे जो बन रहा उसकी मात्रा कुछ दे दिया, फिर आगे जो उसके आगे सब्सटेंस बन रहा उसकी कुछ मात्रा दे दी गई, क्वांटिटी दे दी गई, तो उस तरह से आपको पता करना होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, उस पर हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अब उसके आगे मैं दूसरा नियम जो आपके पास आने जा रहा है, द्रव्यमान संरक्षण में आप लोगों ने सीखा था कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चलती है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होता है, जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जिसको कि अभिकारक कहा जाता है और प्रोडक्ट जिसको कि उत्पाद कहा जाता है, दोनों का जो द्रव्यमान होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो संरक्षित रहता है, यानी बराबर आना चाहिए आपका। और उसके लिए आपको रिएक्शन को भी बैलेंस करना होगा। अगर आप रिएक्शन किसी टाइप की, एनी टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो, चाहे वो विस्थापन अभिक्रिया हो रही हो, चाहे आपकी एडिशन रिएक्शन हो रही हो, कोई भी रिएक्शंस हैं, लेकिन आप ये देखोगे कि उनमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास आ रहा था वो बराबर आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारे पास नियम आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है आपका। लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट भी कह सकते हैं आप, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन या रेशियो भी कह सकते हैं आप, यानी स्थिर अनुपात का नियम। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, ये नियम क्या कहता है। इस नियम को 1799 में 1799 में जे प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट ने, जिनको कि जोसेफ प्राउस्ट के नाम से जाना जाता है। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन जो नियम हमारे पास होता है, जो लॉ होता है, इसको दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में। इनका कहने का मतलब ये क्या था कि अगर कोई भी कंपाउंड होता है आपके पास, कोई भी कंपाउंड होता है, एनी टाइप ऑफ द कंपाउंड ले लीजिए, चाहे जल हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कोई भी कंपाउंड अगर है और उसमें जो भी कंपोनेंट आपके पास है, कंपोनेंट में घटक जो आपके पास हैं, घटक का मतलब कि एलिमेंटों की बात हो रही है, उस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट हैं उनके जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा डेफिनिट होता है। सीधी सी बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी यौगिक आपके पास है, यानी सीधी सी बात है, इनका कहने का मतलब यह था कि किसी भी यौगिक में जो भी उपस्थित उसके घटक होते हैं, उपस्थित उसके घटक के जो द्रव्यमान का अनुपात होता है, घटक के द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो हमेशा निश्चित होता है। सीधी सी बात यह है। यानी हम ये कह सकते हैं, इन एनी टाइप ऑफ द कंपाउंड फाइंड व्हिच कंपोनेंट दैट रेशियो ऑफ मास इन द डेफिनेट पोजीशन। कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है और उसके अंदर जो भी आपके कंपोनेंट हो रहे हैं, जिससे मिलकर जो कंपाउंड तैयार होता है, और उसके अगर मास की रेशियो देखा जाए, उनके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। इन एनी टाइप ऑफ द कंपाउंड आप कह सकते हो, इन एनी टाइप ऑफ कंपाउंड, any type of compound which component find that mass of ratio is definite position। सीधी सी बात ये है कि अगर कोई भी हमारे पास कंपाउंड है और आपसे कहा जाता है कि उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट हैं, जो भी कंपोनेंट आपके पास हैं, उनके जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, जो ए होता है, परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है, उनका जो रेशियो आ रहा है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए जल को, जल चाहे जहां से आए, नाली का हो, नाले का हो, कहीं का भी जल हो, गंगा का हो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है बेटा, वो अनुपात कितना होता है, 1 होता है। और ये हम कैसे पता करते हैं, उसके मास का। देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं देख लेता हूं
कि ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी यौगिक में उपस्थित उसके घटक के जो द्रव्यमान का अनुपात होता है वो क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। इन ए कंपाउंड एनी टाइप ऑफ द कंपाउंड व्हिच कंपोनेंट फाइंड दैट मास ऑफ रेशियो फाइंड द डेफिनेट पोजीशन। सीधी सी बात है। इसको क्या कहा जाता है, स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, जिसको कि जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था और इन्होंने 1799 में दिया था। इसको एग्जांपल के तौर पर मैं देख लेता हूं, जैसे कि और सबसे बड़ी चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि उसका मास क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं मैं H2O को। आपको अच्छी तरह पता है कि हम H2O को यानी हाइड्रोजन को अगर देखेंगे तो इसमें दो कंपोनेंट हैं। पहला बेटा कंपोनेंट कौन सा है, कंपोनेंट का मतलब की बात एलिमेंट की हो, कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। क्या होता है इसका मतलब, घटक। पहला बेटा इसमें घटक है हाइड्रोजन जिसका सिंबल H होता है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है इसमें, दूसरा कंपोनेंट अब अगर आप लोग देखोगे इसमें दूसरा अगर घटक की हम बात करेंगे तो बेटा कौन सा है, ऑक्सीजन है। आपको अच्छी तरह पता है कि हाइड्रोजन के लिए ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, ए बराबर बेटा कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन के लिए ए बराबर कितना होता है, 16 होता है, क्योंकि हम इसको लिखते हैं 1H1 से और इसको बेटा लिखते हैं 8O16। और आपको अच्छी तरह पता है जो ऊपर होता है वो एटॉमिक वेट होता है, जिसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। जो ऊपर होता है वो भी ए होता है, आपका एटॉमिक वेट है। जो ये वाला है इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, जो कि Z होता है। मुझे मतलब इससे है, उनका कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास वाटर है और वाटर में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं तो इनका जो मास है उसका जो रेशियो आएगा वो डेफिनेट आएगा, चाहे जल कहीं से भी आ रहा हो। सीधी सी बात है। 2 है हाइड्रोजन 2:16। ऑक्सीजन का कितना होता है रेशियो, 16 होता है, यानी मास नंबर 16 होता है। 2 एकम 2 और 2 8 16, यानी 1:8 आएगा। और याद रखिएगा जो जल का रेशियो 1:8 आ रहा है, ये 1:8 आ रहा है, ये डेफिनेट हो जाएगा आपका। यही इनका कहने का मतलब जोसेफ प्राउस्ट का था कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है और उसमें जो भी एलिमेंट हैं, जो भी कंपोनेंट हैं, जो भी घटक हैं, उनके जो मास का रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा डेफिनेट होता है, हमेशा 1:8 ही रहेगा, और चाहे जल कहीं से भी आ रहा हो आपका। सीधी सी बात ये है। दूसरा आप देख लेते हैं एग्जांपल एक कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको अच्छी तरह पता है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 लोग हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। ये मत सोचिएगा कि ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन मतलब कि 2 एलिमेंट होंगे। यहाँ पर कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इस यानी एक कंपोनेंट बेटा कौन सा है इसमें, कंपोनेंट एक है आपका कार्बन। क्या है आपका, कार्बन। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है इसमें, दूसरा कंपोनेंट आपका है, कंपोनेंट का मतलब अभी बताया कि मैंने घटक होता है, ऑक्सीजन, या इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं आप। और दूसरी चीज ये है कि कार्बन का बेटा सिंबल क्या होता है, C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। और ये भी आप जानते हो कि कार्बन को हम लोग 6C12 से लिखते हैं और ऑक्सीजन को अभी लिखा था मैंने 8O16 से लिखते हैं। तो आपको ये भी पता है कि जो कार्बन है इसके लिए A बराबर बेटा क्या होगा, 12 होगा, और ऑक्सीजन के लिए A बराबर क्या होगा बेटा, 16 होगा। यानी कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 आया, 12 आया, ऑक्सीजन का 16 आया। क्या लिखा हुआ है, CO2। अब जरा देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, 12 अनुपात C का 12 आ गया, और ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है, 16 दूनी 32। इसको आप कटा सकते हो, 4 3 12 और 4 8 32, यानी 3:8 का आया। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो आया वो 3:8 आया। और याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी आ रही हो, कोई भी सोर्स हो रहा हो, एनी टाइप ऑफ द सोर्स अगर आप उसको प्रोड्यूस करते हो तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन होंगे उनका जो रेशियो होगा वो 3:8 यानी 3:8 होगा, जो कि डेफिनिट है। जल में 1:8 है यानी 1:8 है, ये भी डेफिनिट है। तो जोसेफ प्राउस्ट का कहने का मतलब ये था कि कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास है और उस कंपाउंड में जो भी कंपोनेंट आपके पास मिल रहे हैं, जो भी घटक मिल रहे हैं, जो भी एलिमेंट मिल रहे हैं, उनके जो मास का रेशियो होता है वो हमेशा डेफिनिट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 होता है, और ऑक्सीजन में अगर हम जल में बात करेंगे, वाटर में बात करेंगे तो 1 कितना होता है, 8 होता है, जो कि डेफिनिट होता है। आप लोग एक एक लाइन समझ करके वीडियो को ध्यान से देख करके जिस शब्द में मैंने आपको समझाया है उसी शब्द में आपको भेजना है। थैंक यू।